हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की। जो पुराने लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में जाना था, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए इनमें हमने जो n की वैल्यूज़, l की वैल्यूज़, m की वैल्यूज़, s की वैल्यूज़ के बारे में जाना था कि n क्या है, दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो एनर्जी को बताता है और साइज बताता है। फिर क्या था आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर था, वो क्या बताता है, शेप ऑफ एनी ऑर्बिटल बताता है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है। और अगर स्पिन है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है। ठीक, इसके बाद हमने देखा था कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, उसकी वैल्यू क्या थी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्या था, दिस इज गिवन बाय क्या था, अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन, करेक्ट, अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाय टू पाई। ठीक है, मान लीजिए एस इलेक्ट्रॉन का निकालना हो, एस इलेक्ट्रॉन का आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, क्या होगा, एस की वैल्यू, एस के लिए एल की वैल्यू जीरो होती है, पुट जीरो हियर, यू आर गेटिंग जीरो। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको निकालना हो, मान लीजिए अगर आपको निकालना हो पी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम, पी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, पी के लिए एल की वैल्यू क्या है, वन है, पुट वन हियर एंड यू विल गेट द एंगुलर मोमेंटम फॉर द पी ऑर्बिटल। सिमिलरली इसके बाद हमने स्पिन की बात करी थी, इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ स्पिन कर सकता है। सो टोटल स्पिन क्या था, टोटल स्पिन क्या था, टोटल स्पिन इज इक्वल टू n इंटू प्लस और माइनस वन बाई टू, करेक्ट। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए, वो भी आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पे ही बताते हो, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू n प्लस टू होता है, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। And what is n here? N is again same. This n is number of unpaired electron. मान लीजिए सोडियम की बात करते हैं या बात करते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, नाइट्रोजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 3 ही है ना, करेक्ट, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पुट 3 here, 3 plus 2 5 into 3 that is 15, so under root of 15 is the वैल्यू फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो हमने बात कर ली थी इन सारी चीज़ों की बात हमने कर ली थी, क्वांटम नंबर्स की बात कर ली थी। अब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। जब आप बात कर रहे थे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसकी बात बोर्ड ने करी थी, तो जब आप सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अकेला ही बताता है। जब आप सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं तो आपका प्रिंसिपल यानी n वैल्यू ही बताता है कि क्या है उसकी एनर्जी। n वैल्यू हाई मतलब एनर्जी हाई, n वैल्यू कम मतलब एनर्जी कम। और इसके लिए क्या है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 1s, ठीक है, 1s की एनर्जी क्या होगी, n वैल्यू 1, सो एनर्जी सबसे ज्यादा कम। देन 1 के बाद क्या आता है, 2s आता है और 2p आता है, ये दोनों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। सिंस आप बात कर रहे हो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो दिस 2s एंड दिस 2p विल हैव सेम एनर्जी, क्योंकि डिपेंड करता है 2 पे, डिपेंड करता है n पे। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो एनर्जी होगी इन दोनों की सेम हो जाएगी और इसको बोलेंगे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिसकी एनर्जी सेम हो। उसके बाद क्या आ जाएगा बताइए, 2s के बाद 3 आता है, सो 3s है, 3p है, 3d है, क्या है ये आपके डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं। अब सिंस ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहा है, सब में 3 है, सिंस ये आगे नहीं जाएगा, ये ओनली डिपेंड ऑन n वैल्यू, यानी कि ये तीनों बराबर हो जाएंगे। डिपेंड करेगा, ये 1 सबसे छोटा, 2 बीच में आया, 3
3 बाद में आया, 4 सबसे ज्यादा हो जाएगा, 5 उसके बाद आएगा, 6 उसके बाद आ जाएगा। तो ये क्या है, इनकी एनर्जी इनसे ज्यादा है, इनकी एनर्जी इनसे ज्यादा है। ये कब था, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे थे। पर जैसे ही आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करो, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अब क्या है, एन पे भी डिपेंड करेगा, एल पे भी डिपेंड करेगा। जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करोगे तो वैल्यूज क्या है, एन एंड एल दोनों पे डिपेंड करेगा। और क्या है, सबसे हायर एनर्जी किसकी होगी, जिसकी एन प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगी। एन प्लस एल वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका एनर्जी हाई होगा। तो मान लीजिए कि 1s है, 2s है, तो इसमें क्या है, एन वैल्यू 1 प्लस एस वैल्यू 0, एन वैल्यू 2 एस वैल्यू 0, एंड देन क्या हो जाएगा, 3s हो जाएगा, देन 3p हो जाएगा, देन 4s हो जाएगा, 4p हो जाएगा, 4d हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए से कैलकुलेशन करें। 3 प्लस 0, 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, 4 प्लस 2, 4 प्लस 3, करेक्ट। ठीक है, देन 3p के बाद और क्या आएगा बताइए, 1s 2s, where is 2p, we are missing 2p somewhere here, 2p, okay, then 3s 3p, here 3d होगा, हम लोगों ने मिस कर दिया, 3d होगा। and what is the 3d की वैल्यू, 3 plus 2, correct, sorry this is 0, I am really sorry, this is 0, this is 1, this is 2। ओके, जल्दी से जोड़ के लिखें, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज आल्सो 5। तो क्या है, n प्लस l की वैल्यू ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा। तो जिसमें देख लीजिए ये 1 है सबसे छोटा, फिर 2 आया, फिर क्या हो जाएगा, दिस इज 3 हो जाएगा, दिस इज 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2p एंड 3s दोनों में क्या है, 3 है इसकी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 3 है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, जब n प्लस l की वैल्यू सेम हो जाए तो हायर n विल हैव हायर एनर्जी, हायर n विल हैव हायर एनर्जी। तो 3s में ज्यादा एनर्जी है, 2p में कम एनर्जी है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होती है तो एनर्जी ज़्यादा होती है। पर अगर गलती से आपके पास ऐसा चांस आ गया कि n प्लस एल वैल्यू बराबर हो गई, n प्लस एल वैल्यू बराबर हो गई, तो क्या होगा, जिसकी n वैल्यू ज़्यादा उसमें एनर्जी ज़्यादा। तो देख लेते हैं 3s में एनर्जी ज़्यादा हो गया। आगे बढ़ें, दिस इज 4, दिस इज 4, तो क्या है, 4s की एनर्जी ज़्यादा होगी कंपेयर टू 3p। ठीक है, उसके बाद 3d का 5 है, 4p का 5 है, तो क्या होगा, 4p की एनर्जी ज्यादा, पर 3 प्लस 2 इज 5 एंड 4 प्लस 0 इज 4, सो 3d की एनर्जी है 4s से ज्यादा होगी। n प्लस l रूल ऑलवेज फॉलो। 3 प्लस 2 5, यानी कि क्या बोलोगे, 4s पीछे आ जाएगा, 3d आगे चला जाएगा, देन 4p आएगा एंड देन 4d आएगा। यहां पे क्या आएगा, 3p आएगा, 3p 4 वैल्यू 4, देन 5, देन 5, देन 6, ऐसे, करेक्ट। तो पहले n प्लस एल रूल को फॉलो कीजिए। अगर n प्लस एल रूल क्या हो गया, बराबर हो जा रहा है n प्लस एल, तो n की वैल्यू ज्यादा कीजिए। जब n प्लस एल बराबर हो जा रहा है तो n की वैल्यू ज्यादा कीजिए। जब n प्लस एल बराबर हो जा रहा है तो n की वैल्यू ज्यादा कीजिए, उसमें ज्यादा एनर्जी रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऑर्बिटल्स को अरेंज कर सकते हो। अगर आप करना चाहो, 1s सबसे छोटा, फिर क्या होगा, 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर क्या आएगा बताइए, 3s आएगा, फिर क्या आएगा, 3p आएगा, देन 4s आएगा, 3d नहीं आएगा, 4s आएगा, देन क्या आएगा बताइए, 4s के बाद आ जाएगा, अब आएगा आपका 3d, देन 4p एंड देन 4d एंड सो ऑन, आता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। बोलोगे सर जी यहाँ पे बीच में 5s भी आएगा, क्योंकि हमने 5s की अभी तक बात नहीं करी है, करेक्ट, 5s की बात नहीं करी, 5s यानी कि 5 प्लस 0 5 और 4 प्लस 2 6, तो यहाँ पे 5s आ जाएगा, यानी कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 5s, देन क्या होगा बताइए, 5p देन 4d, करेक्ट, सॉरी
4d देन 5p। तो इस तरीके से आप क्या है n+l रूल को फॉलो करते रहिए और उस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते रहिए। यहीं से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जो कि अभी आपको मैं बताऊंगा कि कुछ हमारे पास 3 सर्टेन रूल्स हैं, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। दैट इज हुंड्स रूल, देन ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये 3 जो हमारे बेसिक रूल हैं इनको फॉलो कीजिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए। ठीक है, इसे जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम्स करवाता हूं। ओके, अब इस प्रश्न को आपको बताना है कि इन दोनों में से 2 सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिखे हैं ना, तो जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं, दोनों ऑर्बिटल्स में से किस में एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, ये आपको बताना है। जो ये इसमें प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम आपको 2 ऑर्बिटल्स गिवन हैं, किसकी एनर्जी ज्यादा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे? सिंपल है, n+l रूल लगाएंगे। तो हम क्या बता रहे हैं, n+l रूल लगाएंगे तभी बताएंगे कि एनर्जी का जो है किसमें एनर्जी ज्यादा है या कम है। 3D का मतलब क्या है, 3+2 4+0, तो ये 5 है, ये 4 है, इसमें एनर्जी ज्यादा है। देन 5+1, देन 5+ क्या हो जाएगा, f की वैल्यू क्या होती है बताइए, 3 होती है, तो क्या हो जाएगा 5+1 6, तो इसमें एनर्जी ज्यादा हो गई। देन 3D और 4f की बात करते हैं, तो 3D मतलब 3+2 4+3 क्या हो गया, किसमें ज्यादा हो गया, इसमें ज्यादा हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 3D की बात कीजिए। सो 3+2 4+0, सो फिर 5 हो गया, ये भी आगे निकल गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 5+0 3+1, ये 4 है, ये 5 है, ये आगे निकल गया। व्हाट इज 4+1 6+0, ये आगे निकल गया। करेक्ट, सॉरी ये आगे निकला, ये आगे निकल गया। देन 3+0 2+1 क्या है, दोनों की वैल्यू 3 ही आ गई है, तो यहाँ पे n की वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वो आगे निकलेगा, यानी कि 3s आगे। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसकी एनर्जी ज्यादा है आप वहां आराम से देख सकते हो। अगला क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या बोलता है, बस ये मैं बता दूं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, किसी एटम की बात कीजिए तो किसी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कभी बराबर नहीं होगा। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं होगा। मान लीजिए एक ऑर्बिटल की बात कर लीजिए, तो इस ऑर्बिटल में क्या है, किसी एक ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो इस ऑर्बिटल में अब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसका n वैल्यू, l वैल्यू, m वैल्यू एंड s वैल्यू होगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरा कोई एक एटम में कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन समय यहाँ घूम रहा होगा, तो इसका जो क्वांटम नंबर होगा वो कभी भी इससे नहीं मिल सकता है। मैंने आपको जीपीएस वाली बात बताई भी थी कि कभी भी 2 पीपल का जीपीएस सेम नहीं हो सकता है। उसी तरीके से कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं, बोलोगे ना सर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं। ओके, हाँ अच्छी बात है, इसका n वैल्यू सेम होता है, उसका l वैल्यू सेम होता है, उसका m वैल्यू भी सेम होता है, तो उसका s वैल्यू सेम नहीं होता है। दैट इज अगर किसी एक का +½ है तो दूसरे का -½ ही होगा। अगेन में जो पता चला क्वांटम नंबर बराबर नहीं होगा, तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कभी बराबर नहीं होता। ओके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बताया कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखा जाए। ओके, इसके बाद और क्या था, इसीलिए क्या था कि जो एक ऑर्बिटल है इनमें आप मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। ठीक है,
इससे क्या है, क्यों ऐसा समझ में आया, क्योंकि जब आप दो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो तो उसके पास क्या है, ये प्लस हाफ एंड माइनस हाफ आ सकता है, इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता है। इवन दो आपके तीन बराबर हो गए हैं पर ये बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑक्युपाइड बाय एनी ऑर्बिटल इज 2। यही है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकता है। अगर आप एक ऑर्बिटल की बात कर सकते हो तो उसमें मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन इसीलिए होंगे क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटीज है प्लस हाफ एंड माइनस हाफ का, तभी जाके आपका क्वांटम नंबर बराबर नहीं होगा। इसीलिए आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हो, दैट इज 2। फाइन, फिर से बताऊं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना था कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकता है। अगर आप एक ऑर्बिटल की बात कर सकते हो तो स्पिन की ये वैल्यू है क्या है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ है। तो एक ऑर्बिटल में आप एक इलेक्ट्रॉन डालिए प्लस हाफ एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन डालिए माइनस हाफ, तभी जाके आपका जो रूल फॉलो हो रहा है कि क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का बराबर नहीं है। तो इनका इन्फेरेंस क्या निकलता है कि वन ऑर्बिटल मैक्सिमम कैन हैव 2 electrons. So one orbital can occupy maximum 2 electrons. Maximum 2 electrons. ओके, ठीक है। उसके बाद क्या था, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल, ओके, इससे पहले एक्चुअली दूसरा है, दैट इज कॉल्ड ऑफ-बॉक प्रिंसिपल। ऑफ-बॉक प्रिंसिपल, ओके, व्हाट इज ऑफ-बॉक प्रिंसिपल, इसको देखिए। ऑफ-बॉक प्रिंसिपल जो अभी हमने ये किया था, इसी का एक ये रूप है। ऑफ-बॉक प्रिंसिपल का कहना था जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यानी कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी उसी के आधार पे आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो अगर 1s है, 2s है और 2p है, तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां फिल करना है। यानी कि आपको पहले 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, फिर आके पहले 1s में फिल कीजिए, फिर 2s में फिल कीजिए, फिर जाके 2p में फिल कीजिए। तो क्या है, ऑफ-बॉक प्रिंसिपल का क्या बोलना था कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे जैसे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। अंत में आता है वी हैव हुंड्स रूल। हुंड्स रूल का क्या बोलना था, हुंड्स रूल का बोलना था कि इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं होंगे जब तक ऑर्बिटल्स पूरा भर ना जाए। इलेक्ट्रॉन्स की जो पेयरिंग होंगी तब तक नहीं होगी जब तक ऑर्बिटल भरे ना जा सकें। जैसे समझ लीजिए कि p ऑर्बिटल्स है और लेट अस टेक वी हैव 5 electrons to be filled in p orbitals। p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1 2 3, टोटल एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन आपको p ऑर्बिटल में फिल करने हैं, तो आपका मन करेगा, आप बोलोगे सर मैं एक यहां कर दिया, एक यहां कर दिया, एक यहां कर दिया, ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करना है विथ पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन का मतलब है या तो सब प्लस हाफ होगा या सब माइनस हाफ होगा। तो या तो सब ऐसा होगा या सब ऐसा होगा, तभी जाके आप इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर सकते हो। तभी जाके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या सर क्या ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे फिलिंग नहीं हो सकती? जी नहीं, ऐसे फिलिंग नहीं हो सकती है। पहले आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा 1 2 3, then pairing 4 and then 5।
तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फिल करना है इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज कॉल्ड हुंड्स रूल। हुंड्स रूल का कहना है कि आप इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं कर सकते जब तक उस टोटल ऑर्बिटल्स में पैरेलल स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स भरे ना जा सके, भरे ना गए हो, पूरा ऑर्बिटल्स फिल ना किया गया हो, तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते हो। पहले जाइए सारे ऑर्बिटल को फिल कीजिए। हम किसी एक सबशेल की बात कर रहे हैं, पी की बात कीजिए, पी की अलग बात करेंगे। ऐसा नहीं कि टू की बात की तो सबको, टू वाले सबको जाके एस एन पी एन डी एन सबको जाके जो आप आता पर नहीं, पी की बात कीजिए, डी की बात कीजिए, एफ की बात कीजिए, किसी सबशेल की बात कीजिए। अगर आप सबशेल की बात कर रहे हैं तो पहले तो जाके सबशेल में पूरे ऑर्बिटल्स को हाफ स्पिन यानी कि पैरेलल स्पिन से भरिए, उसके बाद वापस आके उसको आप पेयर कर दीजिए, तब जाके है सो इलेक्ट्रॉन फिल होगा। ठीक है, यानी कि ये प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, प्लस हाफ एंड माइनस, ठीक है। तो इसकी बात वो कर रहा है। मान लीजिए क्या है, लेट अस सारे रूल को फॉलो करते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं, किसका लेते हैं, चलिए मान लीजिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो मान लीजिए आपको, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो शुरुआत तो क्या होगी? शुरुआत होगी, क्या बोला गया? अब वह प्रिंसिपल क्या बोला था कि सबसे स्मॉलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और हायर एनर्जी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो हाँ, सबसे स्मॉलर एनर्जी क्या होता है? n+l लगाइए 1s, ठीक है। 1s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। एक फिल किया, एक फिल करने के बाद हुंड्स रूल ने बोला कि पहले तो आप उस सबशेल के ऑर्बिटल को पूरा हाफ फिल कीजिए, तभी आप क्या कर सकते हैं? पेयर कर सकते हैं। सिंस इसमें कोई दूसरा ऑर्बिटल एस में नहीं है तो आप यहाँ पे पेयरिंग कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, अभी कितना बच गया है? आपका 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो अगला 1s के बाद अगला एनर्जी लेवल कौन होगा? 2s। सो राइट 2s। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2s के बाद अगला एनर्जी लेवल कौन सा होगा? 2p। सो राइट 2p। कितने ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स। सो राइट 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचे हैं? 2 + 2 4, 8 - 4 दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी हमारे हाथ में बचे हुए हैं। फिल कीजिए। हुंड्स रूल बोलेगा पहले आपको सारे सबशेल को पैरेलल स्पिन से फिल करना है। ठीक है, हम बात मानते हैं। 1 2 3। जब आप फिल कर लिए हैं तब जाके आप पेयरिंग करने के लिए अलाउड हैं। ओके, सो यहाँ पे पेयर। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का क्या तरीका है? 1s 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, 2s 2 इलेक्ट्रॉन है दैट्स 2s2 एंड 2p कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, तो 2p4। तो क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना हो तो इस तरीके से आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। जल्दी से इसे छापिए, फिर हम प्रॉब्लम्स बनाएंगे। चलिए मान लीजिए कोई आपसे बोला कि क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। किसका? क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए। क्रिप्टॉन क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 26 और 36। ठीक है, तो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं।
हीलियम, नियॉन, आर्गन, देन क्रिप्टॉन। इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज एटॉमिक नंबर 36, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। चलिए भरना शुरू करते हैं। सारे रूल फॉलो होने चाहिए। क्या पहला है, सबसे पहले क्या आएगा, एस ऑर्बिटल। सबसे पहले m की वैल्यू 1 डालते हैं तो क्या आएगा, 1s आएगा। 1s में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे, एक यहाँ एक यहाँ। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास, बचे हैं अब -2, दैट इज 34 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, 1s के बाद आता है 2s, तो 2s में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। कितने, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितने बच गए, -2 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचे हुए हैं। 2s के बाद वाली एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा होता है, 2p होता है। सो क्या 2p में कितने, 1 2 3, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए जल्दी से, 1 2 3, देन कम हियर 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हमारे पास। तो 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, कितने बचे, 26 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं। 2p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 3s आएगा। सो राइट 3s हियर। सो 1 3s मतलब यहाँ पे लिख देंगे, 3s लिखेंगे क्या, ओके। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 खर्च हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचे हुए हैं। 3s के बाद कौन सा आएगा, 3p आएगा क्या, 3p का मतलब 4, करेक्ट। 3p का मतलब क्या है, 3p आएगा। सो 3p का मतलब 1 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3, देन 4, देन 5, देन 6, 6 इलेक्ट्रॉन फिर से खर्च हो गया हमारा। सो -6 हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं। 3p के बाद कौन सा आना चाहिए, 3d आएगा क्या, नहीं, 4s आएगा, करेक्ट। 4s आएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी कम होती है 3d से। 3d में क्या होगा, 3 + 2 वैल्यू 5, n + l वैल्यू, and 4 + 0 is 4। सो ये छोटा है इसलिए हमने इसको यहाँ लिखा है। सो 1 2 -2 का ये 16 बचा हुआ है अभी भी। 4s के बाद कौन सा आएगा बताइए, 4p, करेक्ट। 4s के बाद 4p आएगा क्या, 4s के पास 4p आएगा, करेक्ट। 4s का 4p आएगा या 3d आएगा, 3d 3 + 2 5, 4p का 4 + 1 5। तो 3d में 3 इज द लेसर वैल्यू। सो 3d की एनर्जी कम होगी। सो राइट 3d हियर। सो 3d लिखिए जल्दी से, 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए, -10 इलेक्ट्रॉन बच गया 6। अगला कौन सा आएगा, 3d के बाद अब 4s आ सकता है। सो अब 4s आएगा तो क्या हो, सॉरी 4p आएगा। सो दिस इज p ऑर्बिटल्स 1 2, इलेक्ट्रॉन पुट करिए, ए कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 6 ही बचे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिप्टॉन आप लिख लिया आपने। सो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 क्या, फिर 2p6, देन 3s2, देन 3p6, देन 4s1 और 4s2, देन 3d10 एंड देन 4p6। सिंस इसका जो आउटर ऑर्बिटल है पूरा फिल्ड है, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि एक नोबल गैस है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े ही आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। इसका आप आराम से ध्यान रखोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन होगी क्या, नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं ऑर्बिटल्स के शेप की, ऑर्बिटल्स कैसा है, ठीक है, ऑर्बिटल्स के शेप की, और उसमें नोट्स भी होते हैं। इसके प्रॉब्लम्स जनरली नहीं आते हैं आपके ऑर्बिटल्स की नोट्स के बारे में, फिर भी आप देख लें फॉर बीइंग द सेफर साइड। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं अभी, ऑर्बिटल्स के बारे में जानेंगे। sp-df की बातें होती है, जनरली आप s की, p की और d की बात करते हो, f के बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ऑर्बिटल्स की बात करें तो सबसे पहले s ऑर्बिटल की बात कीजिए। s ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है। क्या होता है, स्फेरिकल होता है इसका शेप, यानी कि अगर ये x एक्सिस है,
दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज योर z एक्सिस, तो क्या होगा, वो स्फेरिकल होगा। यहाँ पर न्यूक्लियस है, स्फेरिकल होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली बात है, तो उसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। और इसमें नोड्स होते हैं, जैसे दिस इज 1s, जब आप 2s की बात करो तो क्या होता है, 2s यहां से शुरू होता है। 2s कैसे शुरू होता है, 2s यहां से शुरू होता है, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाती है। दिस इज 1s, दिस इज 2s, ठीक है। तो 2s और 1s के बीच में एक ऐसा रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाती। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाती उसको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। और क्या है, दिस इज कॉल्ड, कौन सा नोड, किस टाइप का नोड, स्फेरिकल नोड, करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं किसकी, हमने अब ये भी क्या देखा है, s ऑर्बिटल का शेप देखा है, वो क्या होता है, स्फेरिकल का होता है। अब बात करते हैं p ऑर्बिटल की। p ऑर्बिटल्स कैसा होता है, p ऑर्बिटल्स की बात कीजिए, सो फिर से x एक्सिस बनाइए, y एक्सिस बनाइए, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस, ठीक है। तो p ऑर्बिटल क्या है, आपको पता था p में क्या था, -1 0 1 था, याद है वैल्यू आपको, हैं, -1 0 1, ये क्या था, m की वैल्यू थी, जो बताया था ओरिएंटेशन। तो क्या है, दिस इज नथिंग बट, एक बार p ऑर्बिटल x के डायरेक्शन की तरफ होगा, सिमिलरली एक p ऑर्बिटल कैसा होगा, y डायरेक्शन की तरफ होगा। मैं एक ही में बनाने का प्रयास कर रहा हूं, एक ही फोटो में। और एक जो p ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, z डायरेक्शन, यानी कि बाहर की तरफ होगा और अंदर की तरफ होगा, जो कि मैं नहीं बना रहा हूं, पिक्चर सही से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो एक और p, दिस इज योर px, which is px, this one, this is your px, okay, and this one is your py, और एक लोब बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ होगा, दैट इज योर pz। तो हमारे पास 3 प्रकार के p ऑर्बिटल्स आते हैं, दैट्स व्हाई हमारे 3 वैल्यूज आती है। इसके बाद इसको, इस शेप को क्या बोलते हैं, डम्बेल से बोलते हैं, डम्बेल से, ठीक है। देन हमारे पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल्स, ये क्या है, डबल डम्बेल, ठीक है, डबल डम्बल शेप का होता है। जैसे मान लीजिए dx² - y² कितने हैं, डी ऑर्बिटल्स में क्या क्या था, याद है आपको, -2 -1 0 +1 +2, कितने वैल्यू, 5 वैल्यू, यानी 5 प्रकार का ओरिएंटेशन होगा। कैसे कैसे, 3 था इसलिए 3 प्रकार का ओरिएंटेशन, 5 है तो 5 प्रकार का ओरिएंटेशन। तो पहला है dx² - y², इसका क्या मतलब है, अगेन ड्रॉ कीजिए, x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, एंड z एक्सिस, x y z, ठीक है। तो क्या होगा, dx² - y², वो कुछ ऐसा दिखेगा। सिमिलरली ये ऐसा, ठीक है। और जो z एक्सिस है, z एक्सिस पे ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा, ठीक है। इस प्लेन पे एक लोब यहाँ पे, एक लोब इस साइड, सिमिलरली x एक्सिस इधर है तो एक लोब यहाँ पे, एक लोब यहाँ पे। और जो z एक्सिस है, z एक्सिस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही है। सिमिलरली बात करते हैं dxy की, या dyz की, या dzx की। इसका मैं फोटो बना दूं, इसका फोटो बना दो, बाकी मैं समझा देता हूं कि एग्जैक्टली कैसा दिखेगा। dxy का मतलब है कि वो xy प्लेन में होगा। dxy का मतलब है, जैसे समझ लीजिए ये x है, ये x है, ये y है, ये z एक्सिस है,
तो क्या है एक्स वाई का मतलब डी एक्स वाई, इसकी बात करें तो एक्स वाई प्लेन में होगा और एक्सिस पे नहीं होगा। एक्सिस पे नहीं होगा। अब ये जो फोटो बनाना आप इसको क्या समझ रहे हो कि ये एक सिंपल प्लेन है? नहीं, ये एक 3D स्ट्रक्चर है। मतलब क्या, ये कुछ ऐसा मोटा सा डंबल आपने देखा है ना, कितने लोग जिम करते हो, जो लोग जिम करते हैं उनको पता होगा कि डंबल कुछ ऐसा होता है, इतना पतला सा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ ऐसा मोटा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये जो पार्ट है दिस इज न्यूक्लियस, ये जो पार्ट है दिस इज न्यूक्लियस, ये जो पार्ट है दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है? 0 होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस पे 0 होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है बताइए, डी एक्स वाई यानी कि एक्स वाई प्लेन, डी वाई जेड यानी कि लोब्स किस में होंगे? वाई जेड प्लेन में, डी जेड एक्स यानी कि लोब्स किस में होंगे? जेड एक्स प्लेन में होंगे। और जो तीसरा होता, जो सबसे अंत में जो होता है, डी जेड स्क्वायर, इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा दिखता है। ये मैंने आप लोगों को एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना दिया, दिखा दिया। ये क्या है? Z है, करेक्ट, Z है। और ये कैसा होगा बताइए? Z into x, y, करेक्ट। सो कैसा होगा ये? Z into x, सो दिस इज x एक्सिस एंड y आपका क्या हो जाएगा? y आगे की तरफ हो जाएगा। इसको ऐसे बनाया जाए, ठीक है, इसको आगे तक। तो अब ये दिस इज वाई एक्सिस, आपको पता है, आप लोग फिजिक्स के बड़े अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि जो क्या होता है, आप निकालते हो डायरेक्शन, करेक्ट, क्रॉस, क्रॉस करके हमेशा वेक्टर का डायरेक्शन दिखाते हैं ना। तो क्या है, हमेशा x इंटू वाई विल गिव यू z का डायरेक्शन, देन x इंटू वाई विल गिव यू z का डायरेक्शन, y इंटू z विल गिव यू x का डायरेक्शन एंड देन z इंटू x आपको क्या देगा? y का डायरेक्शन देगा। तो z इंटू एक्स विल गिव यू वाई का डायरेक्शन। तो वाई क्या है? हमेशा बाहर की तरफ आना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपने देखा है एक्स इंटू वाई, जेड बाहर की तरफ है, एक्स इंटू वाई, जेड बाहर की तरफ है। इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आप अच्छे स्टूडेंट हो, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। चलिए बात कर रहे थे रिजल्ट की, तो ये ऐसा एक लोब होता है, अलोंग जेड एक्सिस एक लोब होता है और एक रिंग होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। वो क्या होता है? एक्स वाई प्लेन में होता है, ठीक है। वो एक्स वाई प्लेन में क्या होता है? रिंग होता है। तो ये क्या है? लोब ऐसा है आपका, किसमें? जेड एक्सिस में। और ये जो आपका एक्स वाई प्लेन है उसमें क्या होगा? आपका रिंग होगा। रिंग भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अब बात करते हैं सिंपल सी, यहाँ पे इसकी बात करते हैं, स्फेरिकल। लेट अस टॉक फॉर 1s ओनली। ये ऊपर वाले रिंग को आप छोड़ दीजिए, 1s की बात करते हैं। तो 1s की बात करेंगे तो ऐसा कौन सा जगह है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता? ओनली सेंटर। सेंटर के अलावा ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाया जाए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बात करें, p की बात करें, लेट अस टॉक अबाउट ओनली वन, सिर्फ एक की बात करते हैं, सिर्फ py की बात करते हैं, करेक्ट, py की बात करते हैं। ऐसा कौन सा जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाया जा सकता? तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्लेन है, एक ऐसा प्लेन है जो क्या है, यहां से गुजरे, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। एक ऐसा कोई प्लेन है जो अलोंग एक्स एक्सिस गुजारिए तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी, तो इसके पास एक नोडल प्लेन है। क्या है? एक नोडल प्लेन है। ऐसा नोडल प्लेन इसके पास नहीं है, ऐसा कोई प्लेन नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना मिले। इन बंदे से पूछिए, जी हाँ, इनके पास भी नोडल प्लेन है। कैसा? एक प्लेन यहां से गुजर जाएगा, दूसरा प्लेन यहां से गुजर जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली इसकी बात कीजिए, एक प्लेन यहाँ पे है, एक प्लेन यहाँ पे है, पर इसकी बात करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसे काटोगे तो आप रिंग को आधा आधा काट दोगे, सिंस रिंग इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बता रहा है, तो उस प्लेन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। हमने ऑर्बिटल्स के शेप को देखा और ऑर्बिटल कैसा दिख रहा है। अगर आप बात करो किसकी, प्लेन की, नोड्स की, नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होता है? टोटल नोड्स कितना होता है? टोटल n-1 इज टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज n-1। एंगुलर नोड्स कितना होता है? एंगुलर नोड्स कितना होता है? l-1।
L-1 क्या होता है, एंगुलर नोड्स होता है। ठीक है, उसके बाद स्फेरिकल नोड्स कितना होता है, N-L-1, N-L-1 क्या होता है, स्फेरिकल नोड्स होता है। तो आप आराम से वहां से टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारे तरीके हो गए, आप आराम से चाहो तो प्रश्न सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे खत्म हो सकता है। हम हो सकता है तो अगले लेक्चर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स करवाएं। ठीक है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो वो आप प्रैक्टिस करते रहिए, उतना ही आपको फ़ायदा मिले। चलिए, थैंक यू वेरी मच।